જી અમે અગાઉ પીઆઈ દાખલ કરેલી સોમનાથ ટેમ્પલની નીચે બૌદ્ધ ગુફાઓ છે અને એનું સર્વે કરવામાં આવેલું છે આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા અને આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા અને એને સંદર્ભમાં એ જે રિપોર્ટ છે એ બહાર પાડે એ માટેની અમારી રજૂઆત હતી પીઆઈએલમાં, પરંતુ પીઆઈએલમાં અમુક ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સના લીધે એ પીઆઈએલ રિજેક્ટ થઈ અને એક્ઝેમ્પલરી કોસ્ટ પણ થયું. પછી એની સામે અમે આજે રિવ્યુ પિટિશન દાખલ કરી અને રિવ્યુ પિટિશનમાં પણ જજ સાહેબે ઓનરેબલ કોર્ટે રિજેક્ટ કરી. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જે પીઆઈએલ કરવામાં આવ્યું છે તેમાં પેટિશનરની માંગણી એવી હતી કે 2017માં આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જે એક સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવી હતી જીપીઆર પ્રમાણે ગ્રાઉન્ડ પેનિટ્રેટિંગ રડાર સિસ્ટમથી, તો એ જે રિપોર્ટ છે એને જાહેર કરવા માટે એક પિટિશન દાખલ કરવામાં આવેલ હતી. તો હવે કોર્ટે અવલોકન કર્યું છે કે ભાઈ petitioner instead of coming directly on PIL he should have filed the RTI application. જ્યારે કે પેટિશનરને આફ્ટર નંબરિંગ ઓફ ધીસ પેટિશન એટલે કે નંબર પડ્યા પછી પેટિશનના હાથમાં એક બીજું ડિટેલ્સ આવી જે સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનની જે પબ્લિક ડોમેનમાં આ રિપોર્ટ છે, જેમ સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડર્સ કે હાઈકોર્ટના ઓર્ડર્સ સાઇટ ઉપર હોય છે એવું એક સાઇટ ઉપરથી ઓર્ડર મળ્યું છે જેની અંદર કોઈ ત્રીજા શખ્સે ઓલરેડી આરટીઆઈ કરેલી છે. અને આજે ઓન બિહાફ ઓફ પેટિશનર આઈ વોન્ટેડ ટુ પ્લેસ this document while filing the additional affidavit, but court has not permitted the petitioner for any adjournment for anything and therefore गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित की याचिका दायर की गई पीआईएल, और उस याचिका में जो याचिकाकर्ता थे उनकी क्या मांग थी, उन्होंने कोर्ट्स में क्या अपनी प्रेयर रखी थी और सरकारी वकील ने क्या दलील की, उनके एडवोकेट ने क्या दलील की और अंत में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कह के उसकी पीआईएल को खारिज किया. इन सभी विषयों को आपके बीच में रखने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है. तो साथियों चलो चलते हैं बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, बेधड़क में. नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से. मेरे YouTube चैनल बेधड़क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. साथियों, इससे पहले कि मैं इस पीआईएल के ऊपर चर्चा करूं, मैं चाहती हूं कि जो याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है डॉक्टर विलास तुकाराम खरात, आप उन्हें सुनिए, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जिन्हें बाबा साहेब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजी नगर से पीएचडी किया है मराठी में और बहुत लर्नेड पर्सन है. इन्हें बहुत विस्तृत जानकारियां हैं. भारत देश में जो बौद्ध स्तूप है, विहार है, उनके तमाम तरह की जानकारियां उनके पास है और ये क्या कहते हैं जरा उनके इस वीडियो क्लिप में. बुद्ध के पूर्व ब्राह्मणों का कोई मंदिर है क्या? सम्राट अशोक के पूर्व कोई ब्राह्मणों का मंदिर है क्या? उसका कोई इंस्क्रिप्शन है क्या? उसका कोई पुरातात्विक आधार है क्या? तुम जो बता रहे थे इसके नीचे मस्जिद के अंदर मंदिर है, मगर सोमनाथ मंदिर के इस रिपोर्ट से ब्राह्मणवाद को धराशायी कर दिया. नीचे बुद्ध विहार कहाँ है? साकेत में बुद्ध विहार है. केवल एक बुद्ध विहार नहीं है, वहाँ 4 बड़े स्तूप है. अयोध्या उसमें 4 बड़े स्तूप है. तीसरा ज्ञानवापी मस्जिद है. अब ज्ञान का और ब्राह्मणों का क्या संबंध है? ज्ञान का और मस्जिद का क्या संबंध है? कभी ऐसी मस्जिद का नाम या किसी मंदिर का नाम ज्ञान के नाम से, ज्ञान का गया से संबंध, गया और ज्ञान एक ही शब्द है. ह्वेनसांग कहता है कि उत्तर में सारनाथ है, मृगदावन, जहाँ शाक्य मुनि ने 5 भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश किया था और वहाँ अशोक राजा ने स्तूप बनाया. वही ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में कह रहा है कि दक्षिण में भी अशोक राजा ने एक स्तूप बनवाया था और वो आनंद विहार है. ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये आनंद विहार है. मथुरा में जो मस्जिद है, जो विवाद चल रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय कहते हैं कि वहाँ मैंने जब खुदाई की तो उस मस्जिद के सीढ़ी के पास मुझे एक अभिलेख मिला जो गुप्त काल का है और उसमें वो राजा की वंशावली है. और फिर उसने दावे से कहा कि 3री-4वीं शताब्दी में इस विहार का नाम यश विहार था. यानी जो आज मथुरा का डिस्प्यूटेड जमीन है, जगह है, वो ओरिजिनल विहार है और उस विहार का नाम यश विहार है. वहाँ पर कुएं में तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा मिली और वहाँ खुदाई करने के बाद महामाया की भी प्रतिमा मिली. उस समय मथुरा म्यूजियम नहीं था,
इसलिए वो प्रतिमाएं और वो इंस्क्रिप्शन का हिस्सा लाहौर म्यूजियम में भेजा गया है। वो भी बौद्ध स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो चारों धाम है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे बौद्ध स्थल है। और केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वो प्रैक्टिकल भ्रमण किया उन्होंने, हिमालय परिचय। उस हिमालय परिचय में तो वहाँ के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में बुद्ध की मूर्तियां हैं और वहाँ के जो जोशी पंडित थे उनके साथ उनका डिबेट हुआ है। वो डायलॉग तो उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र का पंढरपुर का मंदिर बुद्ध विहार है, साउथ इंडिया का बालाजी का मंदिर बुद्ध विहार है, और सबरीमाला एक केरला का एक बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला। वहाँ का आज भी वहाँ का अभिवादन जो है समन परंपरा से। तो साथियों, ये है डॉक्टर विलास तुकाराम खरात। इन्होंने जो पीआईएल की थी, उनकी पीआईएल का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो जीपीआर साइंटिफिक तौर पर सर्वेक्षण किया है सोमनाथ मंदिर का, और उसके अंदर जो भी बात बाहर आई है, जो रिपोर्ट बाहर आई है, उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए। सिर्फ इतनी ही उनकी मांग थी। और उनकी ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में थी। वो चाहते थे कि जो सोमनाथ मंदिर की सच्चाई है, उसका जो इतिहास है, वो सभी को पता चलना चाहिए। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या हिस्टोरियंस हो या आर्कियोलॉजिस्ट हो या फिर सामान्य जनता हो, हर किसी को पता चलना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार पड़ी है, उस रिपोर्ट को सिर्फ सार्वजनिक करने की बात थी। और तो और साथ में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का एक ऑर्डर था, वो भी इस पीआईएल में रखना चाहते थे, क्योंकि इसी संदर्भ में सेम टू सेम यही क्वेश्चन को लेकर एक अन्य व्यक्ति ने ऑलरेडी आरटीआई कर रखी है और उन्होंने मांगा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। परंतु उनकी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पूरी प्रोसीजर करने के बाद भी उन्हें वो रिपोर्ट नहीं मिली है। इसीलिए याचिकाकर्ता चाहते थे कि जो सीआईसी की रिपोर्ट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की रिपोर्ट को भी देखा जाए, रखा जाए और उसको सुना जाए। परंतु यहाँ पर जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कोर्ट को दर्शाया कि ये पब्लिसिटी के लिए की गई याचिका मालूम पड़ती है। तो साथियों, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और याचिकाकर्ता की एडवोकेट के तौर पर ऑनरेबल कोर्ट का पूरे मान और सम्मान के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि मैं अपनी बात रख पाती तो शायद मैं कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाती। एक एडवोकेट के नाते तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना चाहती थी। खैर, न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हुए मैं याचिकाकर्ता और हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आगे क्या निर्णय करना है या मेरे मुवक्किल क्या चाहते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इसी पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए बनाया है। मेरा वीडियो मैं आज यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल बेधड़क को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकती हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नई विचार के साथ। नमस्कार।